Welcome to Medify. So let's start microbiology. Now, further discussing about antigen antibody reactions. Antigen antibody reaction क्या होती है? Simply एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन. सिंपली एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन. अब क्या एंटीजन और क्या एंटीबॉडी और कैसे मिलते हैं ये, इसके बारे में बात करते हैं. कम ऑन. सो नेक्स्ट होता क्या है, बायोमोलिकुलर एसोसिएशन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का. बायोमोलिकुलर एसोसिएशन of antigen and antibody. Antigen is AG and antibody is AB. याद रखना, एंटीजन को हम लिखेंगे AG और एंटीबॉडी को लिखेंगे AB. ठीक है. सो कंबाइन होते हैं एक एंटीजन और एंटीबॉडी. कैसे कंबाइन होते हैं? सेम एज सबस्ट्रेट और एंजाइम जैसे बाइंड होते हैं वैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन की जर्नल प्रॉपर्टीज जो होती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की. एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की जर्नल प्रॉपर्टीज. जर्नल प्रॉपर्टी. ओके. सो फर्स्ट इज स्पेसिफिक, यानी कि हर एंटीजन अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से जाकर बाइंड करता है जो कि बी सेल ने प्रोड्यूस करी है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एंटीजन स्पेसिफिक हर एंटीजन जाके अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड करता है जो कि किसने बनाई है? बी सेल ने बनाई है. ठीक है. दिस स्पेसिफिसिटी का एक्सेप्शन होता है, इसका एक्सेप्शन होता है एक स्पेसिफिसिटी का. मैंने कल के लेक्चर में, यानी कि जो अपना वो लेक्चर था एंटीजन और एंटीबॉडी का स्पेसिफिक लेक्चर जो थे, अलग रिस्पेक्टिव लेक्चर थे इन दोनों के, उसमें मैंने बताया था एक हेट्रोफाइल नाम की चीज़ होती है. हेट्रोफाइल नाम की चीज़ होती है जो कि अपने हेट्रोजीनस एंटीजन में आती है. ठीक है, जब एंटीजन पढ़ रहे थे अपन, तो इट इज़ हेट्रोफाइल. और हेट्रोफाइल का क्या होता है कि उसमें डिफरेंट एपिटोप होते हैं. सेम एपिटोप होते हैं डिफरेंट एंटीजन में. सेम एपिटोप होते हैं डिफरेंट एंटीजन में. तो इसका और उसका रिलेशन क्या है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का? देखो, सेम एपिटोप डिफरेंट एंटीबॉडी एंटीजन. अब सुनो, जो एंटीजन होते हैं उसमें होता है एपिटोप, और जो एंटीबॉडी होती है उसमें होता है पैराटोप. हर एपिटोप का स्पेसिफिक पैराटोप होता है जिससे वो बाइंड करता है. ठीक है. तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में सेम एपिटोप हो रहा है लेकिन डिफरेंट एंटीबॉडी हो रही है. मतलब एक डिफरेंट एंटीजन हो रहा है, मतलब एक एंटीबॉडी अलग अलग एंटीजन पे भी बाइंड कर सकती है. तो इसमें स्पेसिफिसिटी कहाँ रही? नहीं रही ना, इसलिए. तो ये एक्सेप्शन होता है स्पेसिफिसिटी का. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन. नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन. देखो, सब जानते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है वो परमानेंट नहीं होती. मतलब यहाँ पे कोई शेप चेंज नहीं हो रहा है ना, एंटीजन का शेप चेंज हो रहा है ना एंटीबॉडी का शेप चेंज हो रहा है. ठीक है. अगर शेप चेंजिंग हो रहा होता तो इट इज़ अ कोवलेंट रिएक्शन, कि भैया कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है आपस में, तो उन दोनों का शेप चेंज हो गया, वो पूरा परमानेंट जुड़ गए साथ में, तो इट इज़ इरिवर्सिबल बाइंडिंग. लेकिन ये इरिवर्सिबल तो नहीं है, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है. तो इसलिए इट इज, सो इसमें नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं. नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस में सबसे पहला आता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है आपस में एंटीजन एंटीबॉडी के. हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में. थर्ड इंटरेक्शन और थर्ड बॉन्ड इज वंडरवॉल फोर्स. वंडरवॉल फोर्स. एंड लास्ट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. ये इतना काम का नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लो, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. अब नेक्स्ट बात क्या आती है? स्ट्रेंथ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ. थर्ड प्रॉपर्टी. अब किसी भी बाइंडिंग, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी के आपस में जो बाइंडिंग है उनकी स्ट्रेंथ कैसे मैनेज करेंगे या कैसे मेजर करेंगे? तो स्ट्रेंथ मेजर करने की दो फैक्टर्स होती है. ठीक है. एक है एफिनिटी और दूसरा है एविडिटी. अब व्हाट इज एफिनिटी एंड व्हाट इज एविडिटी, तो इसके बारे में बात करते हैं. ये लास्ट होगा इंट्रोडक्शन का. एफिनिटी जो है वो है नंबर ऑफ इंटरेक्शन, मतलब नंबर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एपिटोप एंड पैराटोप. अब सुनो, एक एपिटोप है मान लो, एक पैराटोप है. इन दोनों के एक सेकंड में अगर कलर चेंज डालू दोनों को, तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा. अगर ये मेरा एपिटोप है, ठीक है, और ये मेरा पैराटोप है. ग्रीन इज पैराटोप एंड ऑरेंज इज एपिटोप और वाइट इज इंटरेक्शंस. अब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि भैया इसमें वंडरवॉल इंटरेक्शन भी है. ठीक है, इसमें वंडरवॉल इंटरेक्शन भी है. मैंने इसमें बोला इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है. मैंने इसमें बोला इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी है. तो इसकी एफिनिटी अच्छी है, मतलब इस एपिटोप की एफिनिटी अच्छी है पैराटोप से. ठीक है. तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अच्छा होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी. ठीक है.
तो ये हो गया, जो तुम्हारा ऐसे इंटरेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि एक तो सीन ये है, दूसरा सीन अगर मान लो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है विच इज़ वंडरवॉल फोर्स, कि इस केस में जो केस है अपना, उसमें सिर्फ एक ही इंटरेक्शन है विच इज़ वंडरवॉल फोर्स, तो क्या होगा, बस खत्म। तो क्या ये स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है कि ख़राब है? मैं नहीं बोलूँगा ख़राब है, लेकिन उससे ख़राब है जो उसके पहले थी, ठीक है। हमेशा रिस्पेक्ट की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट फैक्टर कितना था? पहला फैक्टर एफिनिटी, सेकंड फैक्टर इज एविडिटी। व्हाट इज एविडिटी? एविडिटी इज सिंपली सम ऑफ एफिनिटी, सम ऑफ एफिनिटी। देखो, सम ऑफ एफिनिटी मतलब एक हाइपोथेटिकल बात में अगर मैं बोलूँ कि हर एंटीजन के पास एक एपिटोप हो, तो इट इज़ अ आइडियल सिचुएशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एविडिटी इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। तो एविडिटी क्या होता है? सम ऑफ एफिनिटी मतलब जितने भी एपिटोप होंगे वो अपने सारे पैराटोप से, मतलब जितने भी एपिटोप है वो सारे के सारे पैराटोप से आकर बाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब ये कहाँ एंटीजन में, ये कहाँ एंटीबॉडी में। अब मेरी बात सुनो, अगर नंबर ऑफ एपिटोप ज़्यादा है, दो या एक से ज़्यादा है, दो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंटीजन, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंटीजन। अब कॉम्प्लेक्स एंटीजन बाइंड करेगा तो क्या होगा? एंटीबॉडी की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? एंटीबॉडी की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी बाइंड करने के लिए। तो इट चेंजेस द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कन्फर्स, स्टेबिलिटी क्या होगी? कन्फर हो गई। कन्फर मतलब बदल गई स्टेबिलिटी, अनस्टेबल की तरफ जाने लगा। तो क्या होगा? जैसे कि सपोज एक IgM नाम की एंटीबॉडी होती है जिसके अंदर 10 वैलेंसीज होती है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी, कॉम्प्लेक्स एंटीजन आएगा और वो जाके इससे बाइंड कर लेगा और 10 एपिटोप्स में जाके जुड़ जाएंगे, 10 एंटीबॉडी, 10 वैलेंसीज या 10 उस पर अपने जो FC फ्रेगमेंट होते हैं ना उस पर। हाँ, तो भैया ये केस है। तो ये केस जो होता है इट इज़ गुड एविडिटी, क्योंकि सारे एपिटोप बाइंड हो रहे हैं, गुड एविडिटी। लेकिन क्या इसकी एफिनिटी अच्छी है? नहीं, एफिनिटी क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि IgM हर एपिटोप पे बहुत अच्छी से बाइंड कर रहा है, लेकिन IgM ओवरऑल एंटीजन से अच्छे से बाइंड कर रहा है। फॉर सपोज अगर IgM का स्ट्रक्चर में ये बना दूँ कुछ ऐसा, ठीक है, और ये एंटीजन है, और एंटीजन के मान लूँ ये इसके एपिटोप है, और मान लूँ मैं इसको बोलूँ कि यहाँ पे इसके पैराटोप लगे हुए हैं, और मैं इसको जूम करके यहाँ देखूँ एंटीजन अंदर गया, इसने सब दूसरे बाइंड बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ये IgM की है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हर जगह हर इंटरेक्शन परफेक्ट कर रहा है, जो इंटरेक्शन बना रहा हूँ सर्कल कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर इसके इंटरेक्शन परफेक्ट है, ठीक है। मतलब इनकी जो एफिनिटी है पर बॉन्ड वो भले ही अच्छी ना है, लेकिन इसकी एविडिटी बहुत अच्छी है, मतलब इसने 10 से बाइंड करा है तो ये अच्छी बाइंड करता है। और उससे में IgG की बात करेंगे तो उसकी एविडिटी खराब है, लेकिन एफिनिटी अच्छी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बताने के दो फैक्टर होते हैं, एविडिटी एंड एफिनिटी। एविडिटी क्या होता है? सम ऑफ एफिनिटी, जिसमें सारे एपिटोप की बाइंडिंग को एक मेजर करके अपन एक टर्म देते हैं, एविडिटी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट्स एसेज, और एसेज काम के नहीं है, सिर्फ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरविक लेटिस या मेरक लेटिस हाइपोथेसिस। अब ये क्या है मेरक लेटिस हाइपोथेसिस? देखो, फॉर सपोज मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, हाँ वो लिख नहीं रहा टेस्ट ट्यूब है, मान लो टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने डाइल्यूटेड वो लिया है, डाइल्यूटेड क्या लिया है? डाइल्यूटेड ब्लड लिया है, ठीक है। डाइल्यूटेड सीरम बोल दो, पिंक कलर लगा देता हूँ, डाइल्यूटेड सीरम मैंने इसमें लिया है। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इसमें एंटीबॉडी है, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इसमें क्या है? एंटीबॉडी है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडी है, सो इट इज़ नॉट डाइल्यूटेड। अगर बहुत सारी तो डाइल्यूटेड नहीं होगा, ठीक है। फॉर सपोज मैंने बोला कि अभी इसमें एंटीबॉडी है, अब मैं क्या करूँगा? इसमें डालूंगा परफॉर्म एंटीजन, और उसके बेसिस पे मेरे को मिलेगी एग्लूटिनेशन मिल सकता है, क्लम्पिंग मिल सकती है, प्रेसिपिटेशन मिल सकता है, वो टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद में टॉपिक में। हाँ, तो भैया मेरे को इसमें इंटरेक्शन मिलेगा आपस में, और इंटरेक्शन से मुझे दिख जाएगा इंटरेक्शन। लेकिन यहीं पे लेटिस के फिनोमिना आते हैं, विच इज़ प्रोजोन, पोस्ट जोन और कौन सा जल्दी बताओ? बीच वाला, ऑप्टिमल जोन ही बोल सकते हैं, या जोन ऑफ इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं। जोन ऑफ इक्विवेलेंस इज राइट,
zone of equivalence. Prozone said sorry, Prozone said that एंटीबॉडी ज़्यादा है, पोस्ट जोन इज एंटीजन ज़्यादा है, एंड इक्विवेलेंसेस दोनों बराबर हैं. मतलब तुम्हें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किस में देखने को मिलेगी? प्रोजोन में नहीं, पोस्ट जोन में नहीं, जोन ऑफ इक्विवेलेंस में यस. ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करना है, ये इंपॉर्टेंट है. देखो प्रोजोन, प्रोजोन मतलब सीरम. सीरम में मैंने बताया कि इसमें एंटीबॉडी है, मैंने बता दिया इसमें एंटीबॉडी है. तुमने कंसनट्रेटेड सीरम लिया, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा एंटीजन डाल दिया, लेकिन एंटीबॉडी तो ढेर सारी है उसमें, तो इतना सा एंटीजन और ढेर सारी एंटीबॉडी, तो क्या तुमको दिखेगी रिएक्शन क्लियर? नहीं, क्योंकि फ्री एंटीबॉडी बहुत सारी होगी उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिख पाएगी. सेम एज पोस्ट जोन की बात करेंगे तो उसमें अब एंटीजन तुम धीरे धीरे बढ़ाते गए, जोन ऑफ इक्विवेलेंस आया, फिर उसके बाद भी और बढ़ाते गए, तो क्या होगा? एंटीजन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, देन एंटीबॉडी कम हो जाएगी. कम नहीं हो रही, एंटीजन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रही, एंटीजन बढ़ रहा है. अब एंटीजन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फ्री एंटीजन बहुत सारे हो जाएंगे, तो तुम्हें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वो नहीं दिखेगी. सो इट इज ऑल्सो डू नॉट शो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. कंसंट्रेशन वापस कम हो जाएगी, इसकी तुम्हारे एंटीबॉडी कम हो जाएगी इस बार, है ना. सो जोन ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंटीजन एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंटीबॉडी shows antigen antibody reaction. समझ में आया? मतलब एक लेवल होता है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों साथ में बाइंड करते हैं, और वो बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ या ऑप्टिमम जोन या ऑप्टिमम जोन ऑफ इक्विवेलेंस. इसको अगर मैं लेटिस की बात बोलूँ कि लेटिस ने क्या बोला था, तो लेटिस ने कंसेप्ट दिया था कि मल्टीवेलेंट एंटीजन जो होते हैं, multivalent antigen combines with bivalent antibody in varying proportion depending on the antigen antibody ratio. ठीक है, ये वही बता रहा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी सिर्फ तभी बाइंड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि मल्टीवेलेंट एंटीजन है या डाइवेलेंट एंटीबॉडी है. मेन बात ये है कि एंटीजन और एंटीबॉडी तभी बाइंड करेंगे जब ऑप्टिमम लेवल होगी या ऑप्टिमम रेशियो होगा एंटीजन और एंटीबॉडी का, सिमिलर रेशियो होगा, मतलब 1 अप्रॉक्सीमेट 0.9 चलेगा, 1.1 चलेगा. अगर तुम ये चाहोगे कि भैया हाफ एंटीजन और फुल एंटीबॉडी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि भैया 1 लीटर, एग्जाम्पल ले लो कि 0.5 रेशियो आ रहा है तुम्हारा कि एंटीजन 1 है और एंटीबॉडी हाफ है, पॉसिबल ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं होगी. ठीक है, तो ये थी तुम्हारी मैरविक लेटिस हाइपोथेसिस. देन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये थोड़ा सा टॉपिक डीप में जाएगा. सबसे पहला, कितने टाइप की होती है? तो 4 टाइप की होती है, 4 टाइप्स. और हाँ, ये बता, ये है क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइप्स? ये वो रिएक्शंस हैं जिससे अपन देख सकते हैं. यस, ये एक तरीके से बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक तरीका भी है, डायग्नोस्टिक यूज़ भी इनका होता है. ठीक है, अलग अलग टाइप जो होती है वो अपन इसलिए लगा रहे हैं ताकि अपन देख सकें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को. समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे बताता हूँ कि फर्स्ट टाइप इज प्रेसिपिटेशन, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि एंटीजन प्रेसिपिटेट कर जाए ताकि मैं देख सकूँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब एंटीबॉडी से मिलेगा तब. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एग्लूटिनेशन. थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड फोर्थ इज न्यूट्रलाइजेशन. तो ये 4 टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या कहती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये बोलती है, सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज कि एंटीजन जो कि सीरम में है, और कौन सा एंटीजन? सॉल्युबल एंटीजन. एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सॉल्युबल है, उसमें अनसॉल्युबल है. ठीक है, सो सॉल्युबल एंटीजन जब एंटीबॉडी से बाइंड करता है, वो भी कब? ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे,
जो वो प्रेसिपिटेट बनाता है, तो इट फॉर्म प्रेसिपिटेट। क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट बनाता है। बस यही है, प्रेसिपिटेट बनाता है। और हाँ, ऑप्टिमम पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो प्रेसिपिटेट बनाता है। अब ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, अब ये हो सकता है कि बैंड बनाए, ठीक है, अब ये हो सकता है कि ब्लेंड बनाए, या ये फ्लॉक्यूल्स बनाए। फ्लॉक्यूल मतलब छोटे छोटे बॉल टाइप के होते हैं, ये प्लेट है, इसके ऊपर फ्लॉक्यूल्स होते हैं ऐसे। बैंड क्या होते हैं? ये बैंड होते हैं, ये दिख रहा है ना, ये बैंड्स हैं और ये फ्लॉक्यूल्स हैं। चलो, हाँ, सो फ्लॉक्यूल और बैंड बनते हैं किसमें? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले बार एग्लूटिनेशन में इसके ऊपर पॉइंट है। फ्लैक्यूटिनेशन बोल सकते हैं या फ्लॉक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्लिनिकल एप्लीकेशन सबसे होता है इसका सिफिल्स में। सिफिल्स बोल सकते हैं, साइफिल्स बोल सकते हैं, जो आप प्रोनाउंस करें उसको। सिफिल्स क्लिनिकल पे, तो क्लिनिकल सबसे पहले सिफिल्स में होता है। सिफिल्स में क्या होता है? तो साइफिल्स में एक टेस्ट होता है विच इज स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट होता है जिसमें अपन स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट लगाते हैं, जिसकी जो प्रिंसिपल होता है वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कैसे होता है, क्या होता है। तो देखो, सिफिल्स कैसे कॉज होता है, फटाफट खत्म करते हैं। सिफिल्स कैसे कॉज होता है? ट्रिम्पेनोमा पैलिडम। ट्रिम्पेनोमा पैलिडम, ये इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। ट्रिम्पेनोमा पैलिडम से कॉज होता है। ट्रिम्पेनोमा पैलिडम को पकड़ना है तो ये इसके खिलाफ अपनी बॉडी के अंदर सॉल्यूबल एंटीजन होंगे, इसके सॉल्यूबल एंटीजन होंगे। एक सेकेंड, एंटीजन क्यों होंगे? तो बैक्टीरिया है तो एंटीबॉडी होगी, इसलिए सॉल्यूबल एंटीबॉडी होगी। सॉल्यूबल एंटीबॉडी होगी, वो एंटीबॉडी को अपन एंटीजन के साथ मिलाते हैं, और स्लाइड पे छोड़ देते हैं फ्लॉक्यूल्स बनने के लिए, फ्लॉक्यूल फॉर्मेशन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये होगी तुम्हारी स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट होता है साइफिल्स में, जिसमें सॉल्यूबल एंटीबॉडी कहाँ होती है? सीरम में होती है, और एंटीजन अपन बाहर से डालते हैं। इस चैप्टर में या इस लेक्चर में यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अपने सीरम में है और क्या अपन बाहर से डाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एक इलेक्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, इलेक्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे बेस्ड होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो किसके लिए होती है? सो बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड इज यूज्ड फॉर डिप्टेरिया के लिए होती है। इलेक्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या कहती है हमको? एग्लूटिनेशन रिएक्शन ये कहती है कि भैया जो भी इनसॉल्युबल एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको अगर अपन मिक्स करेंगे एंटीबॉडी के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वो अपने को क्या देगा? क्लम्प फॉर्मेशन। क्या देगा? क्लम्प फॉर्मेशन देगा। एडवांटेज क्या है इसमें? इसका एडवांटेज ही ये है कि एग्लूटिनेशन जो होता है वो मोर सेंसिटिव होता है। एग्लूटिनेशन इज मोर सेंसिटिव देन प्रेसिपिटेशन सेंसिटिव होता है। प्लस क्लम्प जो होते हैं वो बेटर विजुलाइज होते हैं। क्लम्प इज विजुलाइज बेटर देन फ्लॉक्यूल्स एंड बैंड, ठीक है। तो फ्लॉक्यूल्स और बैंड से अच्छे विजुलाइज भी होते हैं वो, और जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन वो ज़्यादा अच्छी सेंसिटिव भी होती है अपने प्रेसिपिटेशन से। तो इसके जो होते हैं, किसके? एग्लूटिनेशन रिएक्शन के, इसकी होती है सब टाइप्स, या इसके क्लिनिकल यूज़ के सब टाइप होते हैं। इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो सेम क्लिनिकल एप्लीकेशन है, उसमें सब टाइप्स होती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन की।
विच इज़ 3 टाइप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और तीसरी कौन सी है, रिवर्स पैसिव और रिवर्स इनडायरेक्ट। रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। इनडायरेक्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, पैसिव भी बोल सकते हैं। तो पैसिव और ये तुम्हारा इसका उल्टा होता है रिवर्स पैसिव, है ना। तो डायरेक्ट छोटा सा थोड़ा बात करते हैं डायरेक्ट की। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन क्या कहता है, सुन लो फटाफट। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन सिंपली ये कहता है, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या कहता है, ये कहता है कि भैया मैं स्लाइड में भी हो सकता हूँ परफॉर्म, टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता हूँ, और माइक्रोटाइटर वायर में भी हो सकता हूँ, या माइक्रोटीटर वायर बोलते हैं उसको, उसमें भी हो सकता हूँ, प्लस माइक्रोटीटर। ठीक है, स्लाइड में हो सकता हूँ, टेस्ट ट्यूब में हो सकता हूँ, माइक्रोटाइटर में हो सकता हूँ। अगर स्लाइड में हो रहा हूँ तो क्लम्पिंग दिखेगी, और वो तुमने देखी होगी फिजियोलॉजी में, क्योंकि उसमें ब्लड ग्रुपिंग करते हैं अपन, एग्जाम्पल ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, टेस्ट ट्यूब की अगर बात कर लूँ तो टेस्ट ट्यूब में भी रिएक्शंस होती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में भी रिएक्शन होती है, और टेस्ट ट्यूब में अपन देखेंगे तो क्लम फॉर्मेशन होता है, पूरा प्रॉपर एंटीबॉडी टाइटर बनता है। क्या फॉर्मेशन होता है इसमें, एंटीबॉडी टाइटर फॉर्मेशन। टाइटर मतलब एक थिक जो होता है ना, थिक है ना, थिक सिस्टम होता है, और इसमें क्वांटिटेटिवनेस दिखती है, तो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट मतलब नंबर ऑफ एंटीबॉडी या नंबर ऑफ एंटीजन को अपन एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ इतनी एंटीबॉडी इसमें होगी, इतना एंटीबॉडी, बहुत सारा एंटीजन, अरे भाई बहुत सारा दिख रहा है ऐसा। तो अपन सेमी क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं, वैसे तो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। देन ट्यूब एग्लूटिनेशन जो होता है वो रूटीनली यूज होता है। रूटीनली यूज होता है कौन सी डिसीज में, पता होना चाहिए तुमको, टाइफॉइड में। इसमें होता है टाइफॉइड, यस, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, टाइफाइड विडाल टेस्ट। माइक्रोटाइटर को अपन माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन ही बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन भी बोला जाता है, जिसमें मेनली अपना किसके लिए यार, छठियमचस का लेप्टोसिस के लिए टेस्ट होता है। अब लेप्टोसिस क्या होता है या लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है, तो डिसीज होती है लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि उससे होती है, माइक्रोबैक्टीरियम से डिसीज होती है, माइक्रोबैक्टीरियम की डिसीज होती है लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, जब माइक्रोबैक्टीरियम के जनरल माइक्रोबैक्टीरियम पे है तो उसमें प्रॉपर वन डिस्कस कराते हैं लेप्टोस्पायरोसिस का। देन वी टॉक अबाउट, और हाँ ये इसको बोलते क्या है, इसका नाम माइक्रोस्कोप वाले का, इसको बोलते हैं MAT मैट, विच इज़ माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, याद रखना। देन वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट और पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। इनडायरेक्ट और पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट किसका होता है, एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए होता है। इनडायरेक्ट और पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट, इट इज़ फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। इट इज़ फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। ये सेंसिटिव होता है और अच्छा होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से, मतलब ये सेंसिटिव होता है और बेटर इंटरप्रेट होता है। ठीक है, देन ये जो होती है ना, ये RBC, लेक्टेक्स, इन सारे मटेरियल से इसका लंदना होता है। लेक्टेक्स हो गया अपना, RBC हो गया, बेटिनोइट हो गया, उन सारे सरफेस पे काम करती है। और क्या करती है, सॉल्यूबल एंटीजन पता कर लेती है, सॉल्यूबल एंटीजन को पता कर लेती है, सॉल्यूबल एंटीजन को पता कर लेती है। ओके, सो अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में एक दो टेस्ट में। तो एक बहुत फेमस टेस्ट है विच इज़ LAT, लेक्टेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसमें एंटीबॉडी डिटेक्शन कराते हैं अपन। ठीक है, जिसका अपन क्या कराते हैं, जिसमें एंटीबॉडी डिटेक्शन कराते हैं, पहली बात। सेकंड, इसमें पॉलीस्टीरीन लैक्टेक्स पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, सो उसमें पॉलीस्टीरीन लैक्टेक्स पार्टिकल होते हैं, पॉलीस्टीरीन लैक्टेक्स पार्टिकल होते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो LAT होता है, लैक्टेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये कलर्ड होता है, मतलब इसमें ब्लैक कलर्ड कार्ड लगता है करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें, क्योंकि इसमें वाइट कलर का एग्लूटिनेशन बनते हैं। इस कारण से इट इज़ बेटर परफॉर्म ऑन ब्लैक कलर कार्ड। ठीक है, करते क्या है, तो यहाँ बात कर लेते हैं
पेशेंट का सीरम, पेशेंट का सीरम जिसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसमें अपन डालेंगे एंटीजन, लैक्टिक सोल्यूशन डालेंगे, क्या डालेंगे, लैक्टिक सोल्यूशन जिसमें एंटीजन होगा, लैक्टिक सोल्यूशन जिसमें एंटीजन होगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई और उसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। और कार्ड पे इसको डालेंगे ताकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए, कार्ड पे ताकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए। देन पॉजिटिव रिजल्ट तुमको दिखेंगे, वाइट क्लम्स बनेंगे और रैपिड होता है, रैपिड रिजल्ट फॉर्म, रैपिड रिजल्ट। एंड लास्ट एग्जांपल है इसका ASO टेस्ट होता है एक, जिसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, ASO टेस्ट विच इज़ एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी, एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी। लास्ट टाइप इज रिवर्स पैसिव, रिवर्स पैसिव जो होता है वो मेनली CRP के लिए होता है, किसके लिए होता है, CRP डिटेक्शन के लिए होता है। और इसमें करते क्या है, तो इसमें मेनली जो एंटीजन डिटेक्शन होता है, जैसे कि अपने पैसे वाले में एंटीबॉडी डिटेक्शन हो रही थी, इसमें एंटीजन डिटेक्शन होगा। और सेम क्या है कि इसमें भी लैक्टिक पार्टिकल लगता है, लैक्टिक पार्टिकल इसमें भी इन्वॉल्व होता है, और ये CRP डिटेक्शन के लिए होता है, ठीक है भाई, इतना ही है। दो टेस्ट होते हैं लैक्टिक्स के, लैक्टिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट पहला होता है एंटीबॉडी के लिए, जो कि तुम्हारा वो होता है पैसिव वाला, पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट, या फिर इनडायरेक्ट में जो आता इसकी बात करिए अपन ने वो। और दूसरा होता है लैक्टिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर एंटीजन डिटेक्शन, एंटीजन डिटेक्शन इसमें होता है, ये CRP के लिए होता है, फॉर CRP। और किस में होता है, पैसिव रिवर्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी बात थी तुम्हारे टाइप्स ऑफ एग्लूटिनेशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कन्वेंशनल इम्यूनो एसेस के बारे में। ये सब इम्यूनो एसेस है, इसका अपन डिस्कस किया अपन ने, ये सब इम्यूनो एसेस थे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में। अब अपन डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विच इज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। अब इससे कैसे पता करेंगे अपन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, देखो जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होते हैं, CFT बोलते हैं इसको, ये एंटीबॉडी के लिए होता है, किसके लिए होता है, एंटीबॉडी के लिए होता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन इन सीरम प्रोटीन, यस, एंटीबॉडी डिटेक्शन, ठीक है। सीरम में जब एंटीबॉडी होती है तो हम CFT कराते हैं, जो कि फिक्स, जो कि केपेबल होती है, केपेबल टू फिक्सिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्स, केपेबल टू फिक्सिंग विथ कॉम्प्लीमेंट। CFT जो होती है, CFT बहुत पॉपुलर है, एज इट इज़ यूज इन रिकेट्शिया, रिकेट्शिया में इसका इस्तेमाल होता है, रिकेट्शिया में इस्तेमाल होता है, प्लस माइकोप्लाज्म इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है, माइकोप्लाज्म इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है CFT में, ठीक है, और वाइडली यूज होता है। देन कॉम्प्लीमेंट इसमें ये ट्रिम्पेनोसोमा के लिए भी, सिफिल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिफिल्स के लिए अपने कौन सा पढ़ा इसके जस्ट पहले, स्लाइड फोगुलेशन टेस्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। ट्रिम्पेनोसोमा के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ट्रिम्पेनोसोमा पैलिडम, लास्ट इज देन वी टॉक अबाउट न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट जो होता है वो इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता आजकल, मतलब बहुत रेयरली, क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं। क्वेश्चन आएगा अगर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन पर क्वेश्चन आता है, आपको टाइप्स बताने पड़ेंगे उसके टेस्ट के, कि कौन कौन से टेस्ट में पता लगा सकते हैं। तो पहला था प्रेसिपिटेशन, दूसरा एग्लूटिनेशन, तीसरा अपना हो गया कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, और चौथा अपना न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन अपन क्या बोलेंगे, लेस कॉमन है, पहली बात लेस कॉमन। दूसरा कि बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एग्जांपल डाल देना वायरल न्यूट्रलाइजेशन, वायरल न्यूट्रलाइजेशन। सेकंड डाल देना अपना रैपिड नहीं, टॉक्सिन एग्लूटिनेशन, टॉक्सिन एग्लूटिनेशन, ठीक है, टॉक्सिन एग्लूटिनेशन। सो याद कर रखना है, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा 5 उस पर शॉर्ट नोट आ जाता है, प्रेसिपिटेशन और उस पर एग्लूटिनेशन पे, इन दोनों पे शॉर्ट नोट आता है, तो इसलिए इन दोनों का ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और इसका न्यूट्रलाइजेशन का नाम ही याद तुमको है तो बहुत है तुम्हारे लिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ एलाइजा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्वेश्चन एलाइजा पे आता ही आता है। सो लेट्स स्टार्ट। एलाइजा फुल फॉर्म पता होना चाहिए सबको। और हाँ, ये टॉपिक कहाँ शुरू हुआ है, तो देखो जो अपना ये वाला सीन था, 4 कौन कौन से, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन,
कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और न्यूट्रलाइजेशन। ये जो चार हैं, दीज आर कन्वेंशनल मेथड, दीज आर व्हाट, दीज आर कन्वेंशनल मेथड जिससे अपन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ न्यूयर टेक्निक होती है, न्यूअर टेक्निक्स हैं पता लगाने का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में, और उन टेक्निक्स में आती है एलाइजा, ठीक है, अल्फ़ा ELF है, ठीक है, ICT, और अभी जो रिसेंट में चल रही है विच इज़ रैपिड टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब न्यूअर टेक्निक में जो अपने को पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एलाइजा एंड रैपिड टेस्ट। अल्फ़ा और ICT तुम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एलाइजा फुल फॉर्म क्या है एलाइजा का, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे होता है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी के प्रेजेंट को बताता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रेजेंटेशन को बताता है कि प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये होता है एलाइजा। बात करते हैं एलाइजा का प्रिंसिपल क्या होता है। तो एलाइजा का प्रिंसिपल है इम्यूनोसॉर्बेंट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा। तो एलाइजा दो प्रिंसिपल पर काम करता है, दो नहीं मतलब मेनली तीन प्रिंसिपल होते हैं एलाइजा के। रुको बात कर लेते हैं जरा डीप में, जरा अच्छे से लिख के। तो प्रिंसिपल पहला होता है इम्यूनोसॉर्बेंट। इम्यूनोसॉर्बेंट प्रिंसिपल इज व्हाट की जो मटेरियल होता है, सॉर्बेंट इज व्हाट की जो मेटल होता है, जैसे कि पॉलीविनाइल जो तुम डाल रहे हो, पॉलीस्टाइरीन जिसकी वो होती है वेल, जिसको हम बोलेंगे, पढ़ेंगे वेल क्या होती है सब। जो वेल होती है वो होती है पॉलीविनाइल की। तो पॉलीविनाइल की वेल एब्जॉर्ब कर लेती है एंटीजन एंटीबॉडी दोनों को। क्या करती है, एडजॉर्ब। क्या कराती है, एडजॉर्ब कराती है। मैं बोल रहा हूँ एब्जॉर्ब, मैं बोल रहा हूँ एडजॉर्ब कराती है सरफेस पे, याद रखना। पॉलीविनाइल एंड पॉलीस्टरीन एंटीजन एंटीबॉडी एडजॉर्प्शन। तो इसलिए वहाँ पे वो एक प्लेस हो जाता है पूरा एंटीजन एंटीबॉडी, जिससे रिएक्शन में चलती रहती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, सेकेंड प्रिंसिपल इज नेक्स्ट इज अपना एंजाइम। देखो जो तुम्हारा एलाइजा होता है उस वो मेनली कलर शोइंग होता है, ठीक है। तो याद रखना जो एंजाइम होता है वो लेबल्ड होता है, मतलब एक वो लेबल्ड एंजाइम होता है जो कि एंटीबॉडी और एंटीजन पे लेबल्ड होता है ये एंजाइम। और ये जब एंटीजन एंटीबॉडी लिंक करती है तो एंजाइम अलग हो जाता है, और फ्री एंजाइम तुम्हारे उसमें रह जाता है अभी तक। ठीक, क्या हुआ कि एंजाइम लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट, एंजाइम लेबल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट, फ्री एंजाइम इन सोल्यूशन। और यहीं पे आता है तीसरी चीज़ विच इज़ सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम, जिसमें से सबस्ट्रेट जो होता है वो फ्री एंजाइम से जाके बॉन्ड बनाता है, और क्रोमोजन का काम क्या होता है, कलर स्प्रेड। वो कलर छोड़ देता है वहाँ पे, तो पूरा जो अपने वेल होती है वो कलर्ड हो जाती है। ठीक है, तो कलर चेंज डिटेक्ट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से। जो कलर चेंज हुआ है अभी जो कलर चेंज हुआ है, अब जो कलर चेंज हुआ है, अब जो कलर चेंज है वो किससे डिटेक्ट होता है, डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से वो डिटेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम पता कर लेते हैं कि भैया कौन सी डिटेक्शन है तुम्हारा एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का सीरम के अंदर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एलाइजा प्रोसीजर। तो एलाइजा की प्रोसीजर देखेंगे तो इसमें क्या होती है, एक माइक्रो टाइटर प्लेट होती है। ठीक है, क्या होती है, माइक्रो टाइटर प्लेट होती है, जिस प्लेट में 96 वेल होती है। कौन कितनी वेल होती है, 96 वेल्स। प्लेट के अंदर 96 वेल्स होती है। किसकी बनी हुई, पॉलीस्टाइरीन पॉलीविनाइल कंपोनेंट की, पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीविनाइल मेटल्स की ये बनी होती है। ठीक है, एलाइजा किट जो होती है, एलाइजा किट के अंदर प्रॉपर सारे एंजाइम, देखो एलाइजा किट के अंदर एंटीबॉडी, एंटीजन, एंजाइम, डाइल्यूशन फैक्टर सब कुछ आता है, क्रोमोजन भी आता है, याद रखना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एलाइजा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, मैं एक फोटो दिखाता हूँ यहाँ पे। दिस इज सैंडविच, एक और दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर मैं इस फोटो को साइड कर सकूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ एलाइजा कितने टाइप के होते हैं। यहीं खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा टाइप्स ऑफ एलाइजा। टाइप्स ऑफ एलाइजा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कैसे आता है इस पर, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ ताकि एग्जाम में लिख सको। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट एलाइजा,
डायरेक्ट एलाइजा, कुछ नहीं है तो ये डायग्राम बना के आ जाना, ये वाला और ये वाला दोनों, डायरेक्ट एलाइजा। सेकंड इनडायरेक्ट एलाइजा, एलाइजा। थर्ड इज सैंडविच एलाइजा, सैंडविच एलाइजा। फोर्थ इज मैक एलाइजा। मैक क्या होता है, जल्दी बताओ मैक क्या होता है, एक सेकंड रुको। मैक एलाइजा विच इज फुल फॉर्म इज IgM एंटीबॉडी कैप्चर एलाइजा, एंटीबॉडी कैप्चर एलाइजा। मैक इज फुल फॉर्म ऑफ IgM एंटीबॉडी कैप्चर। फिफ्थ इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा। एक और होता है विच इज एलिप्सोट, एलिप्सोट का अपन बाद में बात करेंगे। एलसी पॉट होता है, एलसी पॉट। हाँ तो बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। देखो ये डायग्राम को अच्छे से देखो, ये है तुम्हारी वेल, इसको मैं हाईलाइटर करता हूँ, पूरा देखना। ये है तुम्हारी वेल, ये वेल किसकी बनी हुई है, पॉलीविनाइल पॉलीस्टराइन की, किसकी बनी हुई है, ठीक है। ये वेल जो है ये जो वेल है ये किसकी बनी है, पॉलीविनाइल प्लस पॉलीस्टराइन की, ठीक है। पॉलीविनाइल पॉलीस्टराइन की ये वेल बनी हुई है। अब याद रखना ये जो वेल है, ये वेल मैंने बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है अपनी सरफेस पे, वही इसने करा हुआ है। देखो क्या करा हुआ है इसने अपनी, इसमें डायरेक्ट वाले में याद रखना, डायरेक्ट वाले में अपन क्या निकाल रहे हैं, तो सबके तुमको ये याद रखने पड़ेंगे। डायरेक्ट वाला इज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। इनडायरेक्ट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। सैंडविच इज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, ठीक है। और ये जो मैक वाला है इट इज़ फॉर एंटीबॉडी। कॉम्पिटिटिव की कहानी थोड़ी अलग है, वो बात करेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट वाला क्या करेगा, एंटीजन बता रहा है। तो देखो सीरम अपने डाला इसमें माइक्रोडाटा प्लेट में, ये सीरम के एंटीजन सरफेस पे आके अटैच हो गए। अब अपन ने एंजाइम लेबल्ड क्या डाला, सेकेंड स्टेप एंजाइम लेबल, पहले सीरम डाला, सेकेंड अपन ने एंजाइम लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। एंजाइम ये रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंजाइम लेबल प्राइमरी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जाके अटैच हो गई एंटीजन से। ये जो एंजाइम है ये हो गया अलग। अब क्या होगा, हर एलाइजा का लास्ट स्टेप होता है सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम। अब सुनो मेरी बात, टेस्ट है नेगेटिव भी हो सकता है, अगर इसमें एंटीजन नहीं होता तो क्या होता, सीरम एंटीजन होता ही नहीं यहाँ पे, नहीं से तो एंटीबॉडी तुम्हारी जो प्राइमरी एंटीबॉडी है तुम डालते, लेकिन कोई रिएक्शन होती नहीं। अगर रिएक्शन नहीं होती तो एंजाइम निकलता नहीं बाहर, है ना, एंजाइम फ्री एंजाइम में कन्वर्ट नहीं होता, फिर फ्री एंजाइम इससे जाके अटैच नहीं होता, जो कि थर्ड प्रोसेस है अपनी, है ना। और जैसे इससे अटैच होगा क्रोमोजन जो होगा वो अपने इसमें फ्री हो जाएगा, और फ्री क्रोमोजन गिव कलर, और कलर दे देगा, सिंपल। नेक्स्ट ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा इज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो पहले से ही इसमें एंटीजन कोटेड है वेल के अंदर, एंटीजन पहले से ही कोटेड है। तो तुम सीरम डालोगे, सीरम तुमने डाला भैया, वो अटैच हो गया किससे, एंटीजन से अटैच हो गया सीरम तुम्हारा, सीरम अटैच हुआ एंटीजन से। अब तुमने क्या करा, तुमने एंजाइम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली। एंजाइम लेबल याद रखना, इसकी थोड़ी खास बात है, यहाँ लिखता हूँ। जो इनडायरेक्ट वाला है उसमें एक बात खास है कि जो एंजाइम लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी है जो तुम डाल रहे हो इसमें प्राइमरी के बाद में, ये प्राइमरी तुमने डाली क्योंकि सीरम के अंदर थी, ये सीरम के अंदर थी प्राइमरी, इसमें सेकेंडरी इसमें ऐड करी। सेकेंडरी जो है वो एंटी इम्यूनोग्लोबिन है, एंटी इम्यूनोग्लोबिन मतलब वो इम्यूनोग्लोबिन को एंटागोनिस्ट है, उससे बाइंड करके उसके इफेक्ट को रोक देता है, ठीक है, एंटी इम्यूनोग्लोबिन है। तो क्या करना चाहिए, इसको एंटीबॉडी से बाइंड कर लेना चाहिए। तो एंटीबॉडी से बाइंड कर लिया तो एंटीबॉडी बाइंड हो गई। अब जो एंजाइम है वो वापस फ्री हो गया, सबसे सेकेंड अटैच हो गया, क्रोमोजन बाहर आ जाएगा, कलर दे देगा, सिंपल। तो हो क्या रहा है, मेनली कलर आ रहा है। नेक्स्ट इज दिस सैंडविच एलाइजा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले एंटीबॉडी तुमने पहले, जैसे कि इनडायरेक्ट वाले में अपन ने देखा कि एंटीजन पहले से ही कोटेड था, इसमें क्या है, इसमें एंटीबॉडी कोटेड है, इसमें क्या है, एंटीबॉडी कोटेड है। और अपन ढूंढ कर रहे सैंडविच में एंटीजन ढूंढ रहे हैं। एंटीबॉडी कोटेड है, अपन इसमें सीरम डाला, सीरम जैसे ही डाला उसमें एंटीजन है, एंटीजन जाके अटैच हो गया एंटीबॉडी से। सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, याद रखना सेकेंडरी नहीं, वो प्राइमरी एंटीबॉडी तुम डाल रहे हो इसमें, दिस इज प्राइमरी एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी पहले से ही थी वो उसमें डाली नहीं गई है, वो उसमें पहले से ही थी, तो इसे उसको बोले, तो उसमें अपन कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं करेंगे, उसको मैंने पहले से ही उसमें
एब्जॉर्ब करा के रखा था वेल के अंदर। अपन ने इसमें सीरम डाला, सीरम में एंटीजन था, एंटीजन से अटैच हुआ एंटीबॉडी के अंदर जो कि कोटेड थी। उसके बाद अपन ने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, प्राइमरी एंटीबॉडी वापस किससे अटैच हुई, उसी एंटीजन से अटैच हुई। यहाँ बना सैंडविच, और ये एंजाइम लेवल था प्राइमरी एंटीबॉडी, अटैच हुआ सबस्ट्रेट से और क्रोमोजन ने कलर दे दिया। नेक्स्ट इज मैक। मैक क्या है, आईजीएम कैप्चर। आईजीएम कैप्चर मतलब देखो एंटीबॉडी कैप्चर एक फिनोमिना होता है, जिसे कि अपन जब बात कर रहे थे इनडायरेक्ट एलाइजा की, तो उसमें क्या था कि उसमें एंटीजन जो था वो पहले से ही कोटेड था वेल के अंदर, ठीक है। अब अगर एंटीजन पहले से ही कोटेड था उसमें वेल के अंदर, तो सेकेंड सैंडविच वाले में क्या था, सैंडविच वाले में एंटीबॉडी थी, तो वो जो एंटीबॉडी जो कोटेड होती है ना, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी कैप्चर। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी कैप्चर। तो यहाँ पे क्या था, एंटी आईजीएम, यानी कि अपन ने आईजीएम कैप्चर करके रखा, मतलब आईजीएम को पहले से अपन ने उसमें लगा के रखा है, वेल के अंदर एब्जॉर्ब करवा के रखा है। तो अब क्या होगा इसमें, ये सिंपल है, इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं हो रही, बस हमको याद रखना है कि इसके अंदर सैंडविच से एक ऊँची प्रोसेस होगी। हुआ क्या कि वेल जो है वो कोटेड है आईजीएम से, एंटी आईजीएम से। किससे कोटेड है, एंटी आईजीएम मतलब अगर आईजीएम इसमें आता है, फॉर सपोज अगर तुमने आईजीएम डाला तो वो एंटी आईजीएम से आके अटैच हो जाएगा, जो कि पहले से ही कोटेड है। तो अपन ने एंटी आईजीएम से इसमें वो है कैप्चर, वहाँ जाकर अटैच हुआ, कहाँ पे, अपना सीरम डाला, सीरम गया अंदर, प्राइमरी एंटीबॉडी थी जिसमें आईजीएम था, आईजीएम जाकर अटैच हो गया किसमें, एंटी आईजीएम से। अब उसके बाद रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडी डाली अपन ने, इसमें एंटीजन डाला रिकॉम्बिनेंट, जो कि एंटीबॉडी से अटैच होगा। अब उसमें बनाया अपन ने सैंडविच सेकेंडरी एंटीबॉडी का, जो कि एंजाइम लेवल था, एंजाइम लेवल था, और एंजाइम लेवल अलग हो गया, सबसे जगह बाइंड हो गया, क्रोमोजोन आ गया। अब इसमें तुम पूछ रहे होंगे कि सर इसमें ए और बी दिख रहा है, अब इसमें ए और बी क्या है, तो देखो ये है एविडिन एंजाइम, जो ए है ना, दिस इज एविडिन। अभी एविडिन क्या होता है, एविडिन वो चीज़ होती है, अगर एक दिख नहीं रहा होगा उसे कलर से करते हैं। एविडिन वो होता है जो कि एंटीबॉडी की प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए वो रिकॉम्बिनेंट एंटीजन से आकर अटैच हो जाता है, वापस सैंडविच बनाता है, ठीक है। तो इसलिए एविडेंस बढ़ाता है। देन में टॉक अबाउट एक कॉम्प्लेक्स कहानी है, ये होगी तुम्हारी, देखो क्या कोई किस की बात होगी। सबसे पहले डायरेक्ट की बात हुई, क्या हुआ, एंटीजन। क्या डायरेक्ट वाले में कोई प्री कोटेड एंटीजन एंटीबॉडी थी, नहीं थी, वेल क्लियर था पूरा। सीरम डाला, एंटीजन आया, सीरम में जो एंटीजन था वो आ गया वेल के अंदर, उसमें अपन ने एंटीबॉडी डाली, बाइंड हुआ, जो एंटीबॉडी डाली थी वो एंजाइम लिंक था, क्रोमोजन डाला, उस क्रोमोसोम सबसेट था, सिस्टम डाला, बाइंड हुआ, कलर दे दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या हुआ, इनडायरेक्ट में पहले से ही एंटीजन कोटेड था, एंटीजन पहले से ही कोटेड था, अपन ने सीरम डाला, इसमें एंटीबॉडी थी, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जो कि एंटी इम्यूनोग्लोबिन है, जो कि क्या है, एंटी इम्यूनोग्लोबिन है, मतलब वो एंटीबॉडी से बाइंड करेगी और उसको एक्शन से रोकेगी। वो एंजाइम लेवल था, कौन सा, सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये डाली, एंजाइम लेवल थी। तो ये अपन ने सबसेट क्रोमोसोम सिस्टम डाला, जिससे एक सबसेट से अटैच होकर क्रोमोजन ने कलर दे दिया। तो ये थी अपनी इनडायरेक्ट। तो मैं टॉक अबाउट सैंडविच इज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। क्या हुआ, कैप्चर एंटीबॉडी थी, मतलब पहले से एंटीबॉडी वो थी, उसमें प्री कोटेड थी। देन अपन ने सीरम डाला, सीरम में थी तुम्हारी एंटीजन, सीरम में एंटीजन था, बाइंड हुआ, प्राइमरी एंटीजन डाला, प्राइमरी एंटीबॉडी डाली जो कि एंजाइम लेवल थी, अटैच हुई, सैंडविच बना, यहाँ पे सैंडविच बना हुआ दिख रहा है तुमको, और ये बन गया तुम्हारा एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स, और क्रोमोजन ने कलर दे दिया। लास्ट इज मैक और आईजीएम एंटीबॉडी कैप्चर। इसमें आईजीएम अपने पहले से प्री कोटेड करके रखा है, सीरम डाला, सीरम में आईजीएम था, यानी कि एंटीबॉडी थी, सीरम में क्या था, एंटीबॉडी थी, आईजीएम एंटीबॉडी, वो जाके एंटी आईजीएम से अटैच हुई, ठीक है। ये बन गया अपना पहला स्ट्रक्चर, जिससे आईजीएम एंटी आईजीएम से अटैच हो गई, सीरम के अंदर आईजीएम था, उसमें अपन ने एंटीजन डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट एंटीजन, ये रहा रिकॉम्बिनेंट एंटीजन, ये किससे बाइंड हो गया, सेकेंडरी एंटीबॉडी, जिसमें एंजाइम लेवल था, प्लस में एविडेंस भी था। एविडेंस इंक्रीज करता है एंटीबॉडी की प्रॉपर्टीज को। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा जो था वो कॉम्पिटिशन, मतलब कहीं ना कहीं तो कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन किसके बीच में, एंटीजन के बीच में, एंटीबॉडी से बाइंड करने के लिए। अब सुनना क्या हो रहा है, पहले अपन ने नॉर्मल टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों को मिला दिया। कौन सा एंटीजन, सीरम वाला एंटीजन, जो कि अपने ब्लड के अंदर है, ठीक है, जिसका अपने को टेस्ट करना है। इट इज़ टेस्टिंग एंटीजन, इट इज़ टेस्ट एंटीजन, ठीक है। तो मैंने मिलाया, अब ये एंटीजन तो है, ये तो एक सर्टेन वैल्यू में होगा, जो कि क्योंकि अपनी सीरम के अंदर है, तो एक सर्टेन लेवल पर होगा ये। तो अपनी इसका मिक्स हुआ, लेकिन एंटीबॉडी तो बहुत सारी है, तो एंटीबॉडी जो होगी फ्री हो गई, मतलब जितनी मिक्स हुई, जितनी बाइंड हो गई, बाकी फ्री हो गई, ठीक है। अब जो फ्री एंटीबॉडी है उसको मैंने डाला माइक्रो, जो पूरा सोल्यूशन है उसको मैंने डाला माइक्रो टाइटर वेल पे। कहाँ डाला, माइक्रो टाइटर वेल पे। अब जितना अपने पास बाइंडिंग थी वो सब तो दिख रही है, ये देखो, ये बाइंडिंग, ये बाइंड है, ये भी बाइंड है, लेकिन जो फ्री वाली है वो सब जाके अटैच होगी सरफेस पे, बिकॉज जो वेल थी वो पहले से प्री कोटेड थी एंटीजन से,
वही एंटीजन जो कि बाइंडेड है, मतलब सीरम एंटीजन, ठीक है, उससे प्री कोटेड है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने वॉश कर दिया, मतलब जो भी इसमें कंटेंट था उसको ढोल दिया, बाकी सरफेस बताओ सरफेस पर रह गया। तो क्या हुआ, आफ्टर वॉशिंग मैंने इसमें डाली सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी इज ऑलवेज एंटी इम्यूनोग्लोबिन, एंटी इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो वो जो इम्यूनोग्लोबिन है, जो एंटीबॉडी अटैच्ड है सरफेस पे, उसका एंटी काम करेगी, मतलब उससे आगे अटैच होगी, ठीक है। सो इट इज़ एंजाइम लेवल, अगेन इट इज़ एंजाइम लेवल। तो क्या हुआ, वो जाके अटैच होगी सरफेस पे। अब एंजाइम फ्री हो गए, एंजाइम फ्री हुआ तो किस जगह अटैच होंगे, जब मैंने इसमें सबस्ट्रेट क्रोमोजोम सिस्टम डाला, वो सबस्ट्रेट से जाके अटैच हो गए अपने एंजाइम, और क्रोमोजोम बाहर आ गया, इसने कलर दे दिया। अब क्या होगा, जो कलर है वो उतना ही आएगा जितना सीरम एंटीजन था। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा सीरम एंटीजन होगा उतनी कम फ्री एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, जितनी कम फ्री एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी उतना ही कम वो सरफेस पे आकर अटैच होगी, जितना कम सरफेस पे अटैच होगी उतना ही कम तुम्हारा ये एंजाइम सबस्ट्रेट टूटेगा, ये एंजाइम और एंटीबॉडी जो है टूटेगी, क्योंकि अटैचमेंट चाहिए अपने को, इससे तोड़ रही है। उतना कम टूटेगी और उतना कम एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उतना कम क्रोमोजोम फ्री होगा, इतना कम कलर आएगा, सिंपल। देन मैं टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ एलाइजा। एडवांटेज क्या होता है एलाइजा के, सबसे पहले एडवांटेज एलाइजा जो होता है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, इट इज़ इकोनॉमिकल। लेकिन याद रखना ये इकोनॉमिकल सिर्फ हाई, मतलब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए हैं। अगर अपन छोटे मोटे कोई डायग्नोस्टिक सेंटर का कहेंगे तो उसमें एलाइजा नॉट, मतलब बेनिफिशियल नहीं होता वहाँ पे। इकोनॉमिकल, हाईली इकोनॉमिकल है, ठीक है। नेक्स्ट 2 से 3 घंटे रहता है टेस्ट लगाने के, परफॉर्मिंग ऐसे 2 से 3 घंटे में सारे टेस्ट कर देता है। एलाइजा जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है, एलाइजा इज़ हाई सेंसिटिव या हाईली सेंसिटिव, ठीक है। और ब्लड बैंक्स में इसका काम बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड बैंक यूटिलाइजेशन, ब्लड बैंक यूटिलाइजेशन, अच्छा खासा ब्लड बैंक में इसका यूटिलाइजेशन होता है। देन इसकी लो स्पेसिफिसिटी होती है, इसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो लो होती है, कि भैया मैं सिर्फ इसी का टेस्ट लगाऊंगी, इस कारण से ये और अच्छे से इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट लगाने में अपने को वो होती है, स्पेसिफिसिटी इज़ लो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इट हैज़ 96 वेल्स, मतलब इसकी जो माइक्रोडायमीटर प्लेट है उस प्लेट में सेक्शन बने हुए हैं, कितने, 96 सेक्शन बने हुए हैं। तो एक बार में अपन 96 सीरम सैंपल्स का टेस्ट लगा सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ दैट इज़ वाई ए क्लिनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा वो होता है अच्छा, क्योंकि 96 टेस्ट एक बार में लगाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। देन डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, सो डिसएडवांटेज फॉर एलाइजा इज कि ये लेस सैंपल्स में काम नहीं आता, लेस सैंपल्स में इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, नॉट इकोनॉमिकल। अगर एक बनिए के दिमाग से देखेंगे तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि हम तुम्हारा काम पूरा कर रहे हैं, सैंपल तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस केसेस में अगर सैंपल का मतलब रैपिड टेस्ट प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, रैपिड टेस्ट प्रेफर करते हैं। रैपिड टेस्ट क्या होता है उसका पढ़ेंगे अपन 5-2 मिनट बाद, ठीक है। देन इट टेक्स, क्योंकि रैपिड टेस्ट जो होता है वो 10 to 15 मिनट्स रहता है टेस्ट लगाने का, और ये जो होता है ये 2 से 3 घंटे ले रहा है, इसका सेकंड वो है कि 2 to 3 आवर्स लेता है ये। देन ये एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है। अगर अपन एक ब्लड सैंपल के लिए पूरा एलाइजा सिस्टम को करेंगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा अपने को, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं फटाफट, यहाँ डालता हूँ एप्लीकेशन, लाइन लिख दो एप्लीकेशन से अपने एलाइजा की, मन से ठोक देना एलाइजा की एप्लीकेशन। HIV डेंगू, HIV लिखना, डेंगू लिख देना, HBsAg लिख देना, यस, हाँ HBsAg किसका होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी लिख देना, ठीक है। 4th नंबर पर डाल देना अपना हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी डाल देना, और वो लगा देना अपना EBV मत लिखना, EBV नहीं, ESV एक होता है वायरस, इसको वो भी लिख देना, सब कुछ लिख सकते हो तुम मेरा जाकर एप्लीकेशन में, ऐसा बहुत सारे टेस्ट लगाता है। देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट अदर मैकेनिज्म्स। सो एक अल्फा होता है, ठीक है, जिसमें एंजाइम लिंक, इसका फुल फॉर्म रखना, सबके फुल फॉर्म में रखना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको डिटेल में पढ़ो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सबके जो वो है फुल फॉर्म वो सबके तुमको याद होनी चाहिए, किस किस का फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। सो अल्फा के सेकेंड IFA और थर्ड इज CLIA। अल्फा इज फॉर एंजाइम लिंक
फ्लोरोसेंट एसे. IFA is immunofluorescence assay. Fluorescence assay. And CLIA is full form is chemico या chemoluminescence. Chemoluminescence. अब chemoluminescence immunoassay. तो ये CLIA अल्फा और IFA का फुल फॉर्म याद रखना होता है. देन वी टॉक अबाउट क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है. और रैपिड एक्सपेरिमेंट में इतना जान लो कि रैपिड नाम से ही पता चल रहा है. रैपिड मतलब रैपिड रिजल्ट मिलते हैं. रैपिड रिजल्ट कितनी देर में 10 to 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स में रिजल्ट अपने को रिजल्ट मिल जाते हैं. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज POC टेस्ट. व्हाट इज़ POC? पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट. Point of care test. Third, second point, it gives privacy. ये privacy दे सकता है, मतलब independent होता है, privacy देता है. और थर्ड पॉइंट लिखना वो, it is lab independent. It is lab independent. It is lab independent. ठीक है. और इसके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं. 2 प्रिंसिपल्स नाम याद रखना है बस. पहला है लेटरल फ्लो ऐसे और दूसरा है ट्रांसवर्स और अपना वर्टिकल फ्लो ऐसे. फ्लो थ्रू ऐसे या फिर वर्टिकल फ्लो थ्रू ऐसे. फ्लो थ्रू ऐसे. तो 2 प्रिंसिपल्स हो गए. ठीक है, 2 प्रिंसिपल्स हो गए. उसके बाद में अपन ने देखा कि भैया पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट बोलते हैं, प्राइवेसी देता है और लैब इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, अगर अपन इसका किट की बात करें तो एक किट होती है ऐसी. ठीक है, जिसमें एक जगह C एक जगह T लिखा रहता है. ये होता है कंट्रोलर बैंड, ये होता है टेस्ट बैंड. अगर तुम्हारा दोनों बैंड दिख रहे हैं तो इट इज़ पॉजिटिव. अगर सिर्फ कंट्रोलर बैंड दिख रहा है तो इट इज़, और टेस्ट बैंड नहीं दिख रहा है तो इट इज़ नेगेटिव. और अगर दोनों ही नहीं दिख रहे हैं, मतलब टेस्ट में दोनों बैंड नहीं दिख रहे, ना C दिख रहा है ना T दिख रहा है, तो इट इज़ गलत. यस, डिवाइस इज़ रॉन्ग. और क्या बोल सकते हैं इसको, टेक्निकल एरर डिवाइस, जिसको मेडिकल में आप इस कर सकते हो. ठीक है, और आप कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं पर इसमें. ठीक है, सो अपन हेलिकोबैक्टर पायरोली का लगा सकते हैं. हेलिकोबैक्टर पायरोली का लगा सकते हैं. ठीक है, मलेरिया किट आती है पहला. दूसरा मलेरिया किट आती है, मलेरिया किट. तीसरा अपना HIV किट आती है आजकल. HIV-1 HIV-2 किट आती है फ्लो थ्रू ऐसे की, याद रखना. HIV-1 और HIV-2 दोनों में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देती है फ्लो थ्रू ऐसे से. इसका एक मैं तुमको बताता हूँ, ब्रीफ सुन लो. फ्लो थ्रू ऐसे क्या होता है, एक डॉट होता है, एक डॉट लाइक उसमें ओपनिंग होती है. सब कुछ अपन जो अपना सीरम है वो उसमें डालते हैं और अपने को ना डॉट्स दिखते हैं. जैसे कि अपने फ्लो लेटरल वाले में क्या दिखा था, बैंड दिख रहे थे. जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना ये वाला, ये एग्जाम्पल है लेटरल फ्लो ऐसे का, लेटरल फ्लो ऐसे. ठीक है, ये जो है HIV-1 HIV-2 ये है फ्लो थ्रू ऐसे, मतलब इसके अंदर से फ्लो करता है. इसमें क्या होती है, इसमें लेयर्स बनी हुई होती है. तो पहली लेयर इसमें होती है HIV-1 के लिए कि अगर HIV-1 होता है तो पहली लेयर पे तुम्हारा एंटीजन रुक जाएगा. दूसरा होता है HIV-2 के लिए. और तीसरा जो होता है HIV-2 पे रिएक्ट नहीं करेगा, नीचे जाएगा, लेकिन इट इज़ एंटी इम्यूनोग्लोबिन. इट इज़ व्हाट, इट इज़ एंटी इम्यूनोग्लोबिन, जिसमें वो फाइनल जाकर रुक के कलर देगा. एंटी इम्यूनोग्लोबिन ये तीसरी लेयर होती है इसमें. ठीक है, ये HIV की वो होती है टेस्ट किट. ठीक है, जिसमें पहले वाले से ये अगर निकल गया तो दूसरे पे अटैच हो जाएगा, दूसरे पे अटैच होकर तीसरे पे जाएगा तो वो कलर दे देगा. और कलर में पिंक डॉट्स दिखते हैं 1 2 3, 3 डॉट होते हैं इसमें मेनली. कितने डॉट होते हैं, 3 डॉट होते हैं. पर्पलिश पिंक डॉट्स दिखते हैं. कौन से कलर के, पर्पलिश पिंक डॉट्स दिखते हैं. ठीक है, और अगर इतनी बात इसकी कर ली तो फिर मलेरिया किट की भी कर लेते हैं. मलेरिया किट जो होती है वो लेटरल फ्लो थ्रू ऐसे की होती है. याद रखना, इसका जो कंट्रोल बैंड होता है वो क्या होता है. सो कंट्रोल बैंड जो इसका होता है वो एंटीजन स्पेसिफिक वो टेस्ट बैंड होता है. टेस्ट बैंड जो होता है वो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी कोलाइड गोल्ड कॉम्प्लेक्स होता है.
मतलब जैसे तुम इसमें एंटीजन डालोगे ये तुमको कलर ऊपर दे देगा। और यहीं अगर अपन उसकी बात करें कंट्रोल बैंड की, सो कंट्रोल बैंड जो होता है वो बोथ, मतलब जो अपना फ्री कोलाइड एंटीबॉडी गोल्ड बैंड, क्योंकि इसको रहना ही है, ये हमेशा परमानेंट रहता है एज ए कंट्रोल, ऐसा दिखेगा तुमको टेस्ट में। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई रैपिड टेस्ट की भी। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए और आपने पूरा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ा।